नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आरएएस भर्ती 2021, इससे पहले भी जब 2018 वगैरह की भर्तियां आई तो वो विवादित रही। तो ये 2021 भर्ती जो है वो कैसे पीछे रहती। अब देखिए, अभ्यर्थी कभी भी विवाद नहीं करते किसी भर्ती को लेकर, इतनी बड़ी भर्ती की अगर मैं बात करूँ। लेकिन आरपीएससी खुद ही ऐसी कुछ छोटी छोटी गलतियाँ कर दे तो फिर विवादों का कारण खुद ही बन जाती है और मकड़ी की तरह अपने जाल में खुद ही फंस जाती है। तो दोस्तों देखिए, आरएएस भर्ती 2021 में लेटेस्ट अपडेट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रश्नों के उत्तर पर विवाद हो गया और हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। अब ये जो विवाद है दोस्तों, ये जो ऑफिशियल फाइनल आंसर की आई है, एक तो मॉडल आंसर की आई पहले, फिर जो रिवाइज्ड आंसर की या यूं कहें हम फाइनल आंसर की आई है, उसके बाद वाला ये विवाद है। देखिए, तो आरएएस भर्ती 2021 की प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा के कुछ प्रश्नों के उत्तरों पर विवाद हो गया है। परीक्षा में 10 प्रश्नों के उत्तर गलत जांचने का हवाला देते हुए दायर याचिका पर न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल ने आरपीएससी से 17 दिसंबर तक जो है जवाब मांगा है, जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता अंकित शर्मा और अन्य के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने आरएएस भर्ती की मॉडल उत्तर कुंजी जारी की, जिस पर आरपीएससी ने अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी। याचिकाकर्ताओं ने 10 प्रश्नों के उत्तरों को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। आयोग ने इन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और दूसरी उत्तर कुंजी, जो कि फाइनल उत्तर कुंजी के नाम से जानी जाती है, वो जारी कर दी। अब इसकी वजह से याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आप पिछले वीडियोस के नीचे देखिए, जिनका एक आधा या 2 नंबर या आधा नंबर जो है कम पड़ रहे हैं जो कट ऑफ में से, और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कट ऑफ के ऊपर हैं बट फिर भी उनके रोल नंबर नहीं है। तो यही कुछ एक ऐसी गुप्त, मैं शब्द यहाँ पे प्रयोग करना चाहूँगा, गुप्त वजह जो है वो है जिसके कारण वो उनके अंक जो बन रहे हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन वो कट ऑफ से बाहर रह गए थे। फिर हालांकि आरपीएससी ने एक छोटा सा अच्छा कदम भी उठाया कि उन्होंने सभी के मार्क्स जारी कर दिए, तो सबको पता चल गया कि हमारे जो टोटलिंग में गड़बड़ है या फिर आरपीएससी के उस प्रेस नोट में गड़बड़ है जिसमें हमारे रोल नंबर नहीं दिए हुए लेकिन हम कट ऑफ से ऊपर आ रहे हैं। तो वो विवाद निपटा ही नहीं है, उससे पहले एक और विवाद शुरू हो गया है। तो याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तक है, देखिए जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, जो आरबीएसई बोर्ड्स के द्वारा या फिर जो एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड में भी यूज़ होती हैं, कई जगह एनसीईआरटी की बुक्स हैं, या फिर कोई अच्छे अच्छे लेखक हैं। जैसे मैं अगर राजस्थान के भूगोल की बात करूं तो हरिमोहन सक्सेना नाम करके लेखक, उनकी जो बुक है वो अपने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की मान्यता प्राप्त बुक है। हुकुमचंद जैन की जो हिस्ट्री वाली, जो इतिहास संस्कृति परंपरा विरासत वाली बुक आती है, वो बड़ी मान्य रहती है। अगर मैं राजनीति की बात करूं, क्योंकि मैं खुद राजनीति से जो है मास्टर्स नेट सेट हूं, तो उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो भारतीय शासन और राजनीति की डॉक्टर फड़िया की जो है मान्यता प्राप्त पुस्तक होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो साहित्य भवन पब्लिकेशन की पुस्तक आती है वो भी डॉक्टर फड़िया की आती है। ओपी गाबा की पुस्तक आती है, सिद्धांत की रूपरेखा और राजनीतिक विचारक नाम करके पुस्तकें आती है। और अगर हम बात करें भारतीय विचारक और जो दूसरे अपने पाश्चात्य विचारक वगैरह, तो उनकी पुस्तकें भी जो है फड़िया कीर वगैरह आती हैं। और अगर बात करें संविधान संबंधी कोई प्रश्न है तो उसके लिए फिर सुभाष कश्यप की बहुत ऑथेंटिक बुक्स रहती हैं। तो ये सारी जो बुक्स के मैंने नाम बताया, और भी खूब सारी हैं बट मुझे जितना पता उतना मैंने आपको बताया। तो ये सारी ऑथेंटिक बुक्स मानी जाती हैं। इसके साथ आरबीएससी और एनसीईआरटी की मैंने कहा बुक्स जो हैं वो भी ऑथेंटिक मानी जाती हैं। तो इन्हीं बुक्स में से प्रश्न है और इन्हीं बुक के बेसिस पे अगर आप आपत्ति लगाते हो तो फिर आरपीएससी को उस प्रश्न को जो है या तो बोनस अंक दे या प्रश्न को हटाए। तो ये करना चाहिए, लेकिन नहीं किया, इसीलिए भर्ती पहुंच गई दोस्तों कोर्ट में। अब देखिए, जो है प्रश्नों के जवाब जो है याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि उनकी ओर से हल किए गए प्रश्नों के जवाब सही थे। आयोग ने कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे, इस वजह से वे मेरिट से बाहर हुए और मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए। तो साहब, एक आधे अंक से या यूं कहें कि मार्क्स से कोई रहेगा तो डेफिनेटली वो कोर्ट जाएगा। अब इसमें बच्चों का एक क्वेश्चन और भी रहता है कि सर फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो है मार्क्स भी जो है जारी हो चुके हैं। हालांकि थोड़ा सा आरपीएससी ने इसमें जिस एक प्रोसेस को फॉलो करना था ताकि थोड़ा सा विवाद कम हो, वो कर नहीं पाई। तो कई सारे बच्चों के मार्क्स जो है पहले वाले आंसर की के अनुसार है और कई सारे के फाइनल वाली आंसर की के अनुसार है। तो ये भी एक संशय है। हालांकि कई सारे बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर जो मार्क्स है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है, लेकिन मुझे थोड़ा इसमें संशय ये लगा कि जो जो टाइमिंग थी आरपीएससी की वो सही नहीं थी, तो इस हिसाब से थोड़ा संशय बना। बट खैर कोई नहीं, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग है तो बिल्कुल मुझे भी स्वीकार्य है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये है कि आरपीएससी ने एक और विवाद को जन्म दिया। अब देखिए जो प्रश्न बना कि इसका लाभ किसको मिलेगा। अभी देखिए, सपोज अगर ये जो टाइम दिया हुआ है 17 तारीख है,
तो 17 दिसंबर तक जवाब देना है। और आरपीएससी के जवाब से अगर माननीय उच्च न्यायालय संतुष्ट नहीं होते तो फिर क्या होगा, तो फिर ये जो प्रश्न कह रहे हैं कि हटाएंगे, तो वो प्रश्नों को हटाने का लाभ सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा या जो भी कोर्ट गए हैं उन्हीं को मिलेगा। तो दोस्तों बता दूं, फाइनल आंसर की जारी होने से पहले जो भी आप जो है आपत्तियां लगाते हो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उसका लाभ सभी अभ्यर्थियों को मिलता है। और फाइनल आंसर की जारी होने के बाद कोर्ट के माध्यम से जो चेंजेस होते हैं उनका लाभ केवल और केवल उन अभ्यर्थियों को मिलता है जिन्होंने ये याचिकाएं लगाई है, जो कोर्ट पहुंचे हैं। तो ये है दोस्तों फैक्ट, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और देखिए आरपीएससी हो गई या जो भी भर्ती संस्थान है वो कैविएट दायर करते हैं कि सर आप मतलब सर से मतलब कोर्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय से वो विनती करते हैं कि कोई भी जो है हमारे संबंध में कोई केस आए या कोई पिटीशन आए या फिर कोई भी याचिका आए, तो फिर आप क्या कीजिएगा कि हमें पहले जानकारी दीजिएगा, फिर आप रोक के आदेश जारी करना। तो उसको दोस्तों जो है उसके लिए वो लगाते हैं, आपको पता है कैविएट याचिका लगाते हैं। तो कैविएट याचिका के संबंध में देखिए ये एक प्रेस नोट जारी हुआ है और कैविएट याचिका के संबंध में पूरी सारी चीज़ें हैं कि आरपीएससी को सूचित किया गया है। और देखिए अमित लुभानिया एडवोकेट काउंसिल फॉर आरपीएससी, तो जवाब मांगा गया है। तो इसी के बारे में वो अपडेट है जो मैंने आपको प्रदान की वहाँ पर। तो ऐसे कुछ एक करके एक नोटिस, ये तो खैर पेपर में आया था बट ओरिजिनली भी आरपीएससी के कार्यालय नोटिस पहुँचता है और आरपीएससी को जवाब देने को टाइमलाइन भी दी जाती है। तो ऐसे करके कुछ प्रोसेस रहती है। अब देखिए दोस्तों कि कौन से ऐसे प्रश्न है जिस पे और विवाद भी हैं, जिसके बारे में अपडेट चलिए देखिए जरा। कि इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 84 की बात करें तो इस प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा जिला राजस्थान के मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। तो ये बच्चे कमेंट में भी कह रहे थे जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, लेकिन चारों ही विकल्प मरु त्रिकोण का हिस्सा हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो ये कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का क्रम पूछा गया। तो 2 विकल्पों में क्रम सही है, आयोग ने क्रमशः नहीं पूछा। अब देखिए गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का राज्यपाल कब नियुक्त किया गया। तो दूसरा विकल्प 25 अक्टूबर 1956 सही माना गया। इससे जबकि अभ्यर्थियों के अनुसार इससे पूर्व राज प्रमुख का पद होता था, इसीलिए जवाब तीसरा विकल्प होना चाहिए। तो ऐसे करके आरपीएससी खुद ही काफ़ी सारे विवादों को जन्म देती है। और इधर देखिए प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 122, आप स्वयं पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। तो ऐसे करके ये सारी दोस्तों कहानी है। और आपको पता है मेंस की एग्ज़ाम डेट भी आई। अब इसमें सिलेबस में काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए जो मैंने आपको बताए भी, हालांकि विस्तार पूर्वक नहीं बता पाया क्योंकि मुझे ज़्यादा समय मिला नहीं, लेकिन कुछ एक खास टॉपिक जो है वो आप देख सकते हो। हालांकि अभी तक तो अभी क्या आपने बहुत पहले से पढ़ाई शुरू भी की होगी, कई सारे कोचिंग वाले भी कह रहे हैं कि इस बार जो नया सिलेबस ऐड किया गया उसको जो अच्छे से तैयार करेगा, क्योंकि समय नहीं है बिल्कुल भी। 3 महीने आई थिंक या उससे भी कम, 3 महीने 92 दिन ऐसे कुछ समय था। तो इतना कुछ ज़्यादा समय नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। शायद कोई और बहुत अच्छे प्रतिभावान अभ्यर्थी हों तो फिर वो तो 2 महीने में तैयार कर लें, लेकिन आई थिंक कि इस सिलेबस को, जोड़े हुए सिलेबस को ही अगर पढ़ना होता तो ठीक है, लेकिन उसको भी तो रिवाइज करना है पुराने वाले को। तो ये सारी चीज़ें टॉपिक हटाए नहीं, उससे कहीं ज़्यादा जोड़े गए हैं। तो ये देख लीजिए आप। तो इसके हिसाब से तो जैसे मैंने अभी बताया कि कई सारे टीचर और जो कोचिंग्स वगैरह वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि नया सिलेबस जो अच्छे से प्रिपेयर करेगा उसका ही फिर जो है इंटरव्यू के लिए, आगे प्रोसेस के लिए उसका जो है सिलेक्शन रहेगा। अब देखिए कुछ और एक इसमें अपडेट भी है कि जो 20,000 तकरीबन अभ्यर्थी पास किए गए हैं, तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस वगैरह हैं। 2 भर्तियां जो है सिरदर्द बनी 2016-18 वाली, ये भी बनती दिखाई दे रही है। और बाकी 15 गुना वाला नियम क्यों बदला, 10%। देखिए कि यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है। देखिए जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व और मौखिक परीक्षा जो अपने वाइवा वॉक होता है, यानी कि जो इंटरव्यू होता है, तो उसमें जो है उपस्थित होने के लिए प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 10% अंक और समस्त प्रश्न पत्रों में कुल अंकों में से टोटल 15% अंक, यानी कि जो एक प्रश्न पत्र है उसमें 10%, यानी कि चारों की जो है 10-10 सब में मिनिमम होने चाहिए। और टोटल ऑल ओवर मिलाएं तो 15% अंक मिनिमम होने चाहिए। अब उससे तो फिर ज़्यादा ही होने चाहिए, लेकिन इतने तो कम से कम हैं, तभी आपको जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये कुछ एक चेंजेस हैं, कुछ एक चीज़ें नोटिफिकेशन में भी थी, तो वो सब आप अच्छे से देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। बाकी जो भी अपने RS 2021 के संबंध में अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।